हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ गए आप पेपर देकर। और पहले की तरह इंग्लिश की तरह ABCD हमने दिया। आज भी कितने कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी की भी डालो, तो लीजिए हम आ गए हैं लेकर सेट A। आज संपन्न हुए आपके हिंदी की वार्षिक परीक्षा की। और मैं नहीं दे रहा हूँ आज 10वीं क्लास के मोटिवेटेड स्टूडेंट आप में से ही, हरियाणा के जो बच्चे हैं मोटिवेटेड हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आज सेट A की आंसर की लेकर आ रही हैं और इनका नाम है रितु। ठीक है, तो शाम के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो कम रितु एंड एक्सप्लेन द थिंग्स। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने क्लास 10th वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी सेट A का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। फर्स्ट है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार हो। तो हमें अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है। तो जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, इसमें च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये एक हमारा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 2 है, पीपर पद सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। प्रश्न 3 है, 1 और 1 11 मुहावरे का अर्थ बताइए। 1 और 1 11 मुहावरे का अर्थ होता है एकता में शक्ति। प्रश्न नंबर 4 है, दशानन विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दशानन क्या होता है? दश है आनंद जिसकी, अर्थात रावण। इसमें समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 5 है, यथाशक्ति विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, कपड़े का पर्यायवाची शब्द बताइए। कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वस्त्र। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंदा, चंद्रमा इत्यादि। प्रश्न नंबर 8 है, संधि किसे कहते हैं? वैसे तो संधि का साधारण अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने में जो उनमें विकार सहित मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस में नाथ। प्रश्न नंबर 10 है, ऊपरी प्लस में उक्त की संधि कीजिए। ऊपरी प्लस में उक्त की संधि क्या होगी? उपयुक्त, उपयुक्त। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, अल्पायु का विलोम शब्द लिखिए। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु, चिरायु इत्यादि। प्रश्न नंबर 12 है, उत्थान का विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन। प्रश्न नंबर 13 है, अभी उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। अभी में हमें एक ऐसा वर्ण बनाना है जिससे वो हमारा उपसर्ग बन जाए। तो अभी में हम मान जोड़ देंगे तो वो हमारा एक उपसर्ग बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो? अभिमान या फिर अभिशाप इत्यादि। प्रश्न नंबर 14 है, दुस्साहस में उपसर्ग छाटना है। तो दुस्साहस में जो हमारा दु है वो हमारा एक उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 15 है, अक प्रत्यय लगाकर शब्द की रचना कीजिए। अक लगाकर हमें एक प्रत्यय की रचना करनी है। तो अक क्या बन जाएगा? पावक। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, कड़वाहट का प्रत्यय छांटिए। कड़वाहट में हमें प्रत्यय छांटना है, तो इसमें जो आहट है वो एक हमारा प्रत्यय है। अब हम उत्तर पुस्तिका के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया था? ऑप्शन है बलराम, कृष्ण, उद्धव, भंवरा। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 18 है, सूरदास की आराध्य देव कौन है? ऑप्शन है श्री राम, शिव, शक्ति, श्री कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 19 है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? और प्रश्न 19 का आंसर हो जाएगा हमारा योग साधना का संदेश उद्धव गोपियों को देते हैं। खर ठाकुर में अकरून कोही में कोही का क्या अर्थ है? कोही का अर्थ है हमारा कोई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है? राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है वो हमारे तुलसीदास जी के रामचरितमानस ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, भृगुल केतु किसे कहा गया है? भृगुल केतु परशुराम जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 23,
कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो कवि देव ने वसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न 24, श्री कृष्ण किंकिंग कहाँ पहने हुए हैं? श्री कृष्ण ने किंकिंग कटी में पहना हुआ है। उत्साह कविता के रचयिता कौन है? उत्साह कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 26, उत्साह अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया है? उत्साह अट नहीं रही कविता में फागुन मास का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 27, कन्यादान कविता में किसके अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्त की गई है? तो इसमें माँ के अनुभवों की पीड़ा बताई गई है। प्रश्न नंबर 28 है, कन्यादान कविता में किससे शाब्दिक भ्रम कहा गया है? कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा गया है। पहले हमने काव्यखंड पूरा कर लिया था, अब हम गद्यखंड शुरू करेंगे। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही हैं। प्रश्न नंबर 29 है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता था? मूर्ति को चश्मा कैप्टन पहनाता था। और प्रश्न नंबर 31 है, बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन करते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर के पदों का गायन करते थे। कबीर जी के जो गीत थे तब बाल गोविंद भगत उन्हें गाया करते थे। तो तब वह किसी के सामने गाते थे तो कोई भी व्यक्ति उन पदों को गुनगुनाए बिना नहीं रह पाता था। इसलिए ही जो कवि हैं उन्होंने भगत के संगीत को जादू कहा है। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? जो नेताजी की जिसने प्रतिमा बनाई थी उसका नाम क्या था? मोतीलाल मास्टर था। प्रश्न नंबर 33 है, बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया था? बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे उनका अंतिम संस्कार उसकी पुत्र बधू ने किया था। बाल गोविंद भगत ने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप चलकर उन्होंने अपनी पुत्र बधू से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया था। प्रश्न नंबर 34 है, बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? बाल गोविंद भगत का एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु बुखार के कारण हुई थी। प्रश्न नंबर 35 है, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? जो हमारी लखनवी अंदाज है वह हमारी व्यंग्यात्मक प्रकार की रचना है। प्रश्न नंबर 36 है, नवाब साहब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रखे बैठे गए थे? नवाब साहब खीरे को तौलिए पर रखे बैठे थे, खीरे। प्रश्न नंबर 37 है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? लेखक ने जो फादर कामिल बुल्के की तुलना है वो देवदार के वृक्ष से की है, क्योंकि वह देवदार के वृक्ष की तरह लंबे चौड़े और गोरे चिट्टे रंग के थे। जैसे देवदार का वृक्ष सभी लोगों को छाया शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर कामिल के बुल्के के शरण में आए हुए लोगों को वह शीतलता शांति प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 38 है, फादर कामिल बुल्के पाठ के रचयिता कौन है? फादर कामिल बुल्के के पाठ के रचयिता हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 39 है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? फादर कामिल बुल्के की जो मृत्यु हुई थी वो जहरबाद से हुई थी। प्रश्न नंबर 40 है, फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। फादर कामिल बुल्के जो थे वह हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वह भारत में आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वह सिर्फ भारत में आने के बाद सिर्फ 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स बताएं कि आपके कितने 40 में से कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।